नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में रीतिकाल का नामकरण, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना की। विद्यार्थियों, रीतिकाल वह समय था जिसके अंतर्गत समस्त समाज एक अलग ही धारा में चल रहा था। चाहे शासक वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो और चाहे निम्न वर्ग हो, एक अलग ही रीति, एक अलग ही परंपरा, एक अलग ही विचारधारा जन्म ले चुकी थी और उसी के अनुसार उनका जीवन परिवर्तित हो गया। हम रीतिकाल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवेश की चर्चा न करके आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव का आचार्यत्व और उनकी हृदयहीनता की विवेचना करेंगे। विद्यार्थियों, केशव पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि केशवदास जी को हृदय नहीं मिला था। उनके काव्य क्लिष्ट हैं। उनकी रचनाओं को समझने के लिए पाठक को बड़ी कसरत करनी पड़ती है। हम इसी संदर्भ के तहत आज केशव का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के प्रत्येक सृजनधर्मी कलाकार, आप किसी को भी ले लीजिए, उन सबने अपने आप को आचार्य सिद्ध करने की मन में जिज्ञासा रखी और उसी के तहत उन्होंने साहित्य सृजन में कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा। और ऐसे करने वाले रीतिकाल के इन आचार्यों में केशवदास जी का विद्यार्थियों अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी अगर रामचंद्रिका की हम चर्चा करते हैं तो यह वह कृति है जिसके माध्यम से हमारे सामने केशव की प्रतिभा प्रखर रूप से आती है। अगर हम केशव का आचार्यत्व की चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों, उनकी 3 कृतियों की हम विवेचना करेंगे: रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। इन तीनों कृतियों के आधार पर ही उनका आचार्यत्व हमारे सामने स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार उन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया। अगर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रसिक प्रिया की। रसिक प्रिया के अंतर्गत उन्होंने 9 रसों की विवेचना की है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रसिक प्रिया। और श्रृंगार रस का सबसे अधिक उन्होंने इसमें विवेचना किया। श्रृंगार रस के सभी अंगों का उन्होंने यहाँ विवेचना किया। यह यूँ कहा जा सकता है कि उन्होंने सांगोपांग श्रृंगार रस की विवेचना की है। इसके अलावा नायिका भेद, नायक भेद को भी इन्होंने रसिक प्रिया के माध्यम से वर्णित किया। तो ये बात हुई रसिक प्रिया की। इसके बाद आता है कवि प्रिया। कवि प्रिया के अंतर्गत केशवदास जी ने काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य की रीतियाँ, अलंकार, इनका विवेचन किया है। तो ये 2 ग्रंथ, नायक नायिका भेद, रस निरूपण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ और अलंकार, ये उनके पांडित्य को प्रदर्शित करने वाले ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा ग्रंथ आता है, वह छंदमाला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, छंदमाला
में केशवदास जी ने 100 से अधिक छंदों की विवेचना की है और उन्होंने इन छंदों के लक्षण ग्रंथ, लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इन 3 लक्षण ग्रंथों के आधार पर उनका आचार्यत्व सिद्ध होता है। अब हम इतना जान गए कि उन्होंने आचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए, उसका निरूपण के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए इन 3 ग्रंथों की रचना की। लेकिन किस प्रकार उन्होंने इसे सिद्ध किया? तो सबसे प्रथम विषय है, बिंदु है रस की विवेचना। हमने अभी अध्ययन किया कि केशवदास जी ने रसिक प्रिया में रसों का वर्णन किया और उसमें सबसे अधिक मात्रा में श्रृंगार रस का सांगोपांग साथ होता है, सभी अंगों के साथ, श्रृंगार के सभी अवयवों के साथ उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया, उसको विस्तृत रूप से समझाया है। रसिक प्रिया में केशवदास जी ने कवियों को 3 श्रेणियों में निरूपित किया और उन तीनों ही श्रेणी के कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि उसे माना जिसने श्रृंगार रस का वर्णन किया। इस बात को समझाने के लिए अगर ये कहा जाए तो ठीक होगा। उन्होंने क्या कहा? उत्तम मध्यम अधम कवि उत्तम हरिरस 3। हरिरस किसको कहा? श्रृंगार रस को कहा। मध्यम मानत मानुषनी दोषिन हदम प्रवीण। ये जो पंक्ति है इसमें हरिरस से तात्पर्य क्या है? श्रृंगार रस ही है। केशव ने हरिरस श्रृंगार रस के लिए कहा है। केशवदास जी ने विभिन्न रसों के विभिन्न अंगों के साथ विवेचना की। भरत मुनि ने जिस रस निष्पत्ति सूत्र को हमारे सामने रखा उस सूत्र का उन्होंने समर्थन किया। केशवदास जी ने भावों को विस्तृत रूप दिया तथा विभाव, अनुभाव और सात्विक भावों का समावेश उन्होंने भावों में ही किया। तो ये साफ जाहिर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि केशवदास जी ने भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र को अधिक विस्तृत बनाया और भावों को अधिक विस्तार दिया। भावों के अंतर्गत ही उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का समावेश कर दिया और उन्हें ही कवियों का जनक बताया। ठीक है। रस के बाद आता है नायक नायिका भेद निरूपण। किस प्रकार केशवदास जी ने नायक और नायिकाओं का भेद किया और ये जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा है उसको किस प्रकार निर्वहन करते हुए अपने आचार्यत्व को सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी जो ग्रंथ है रसिक प्रिया, रस विवेचना के अलावा इसमें नायक और नायिकाओं के भेदों का भी निरूपण किया। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नायक के तो कौन कौन से भेद उन्होंने बताए और नायिका के कौन कौन से भेद उन्होंने बताए। तो उन्होंने नायक के 4 भेद माने। कौन कौन से? अनुकूल, दक्षिण, सट और दृष्ट। ये 4 नायक के भेद माने जाते हैं और केशवदास जी ने इन 4 भेदों का निरूपण किया। नायक के अलावा केशवदास जी ने विद्यार्थियों नायिकाओं के जिन भेदों की चर्चा की है वो भी अनेक प्रकार के भेद हैं। वो कौन कौन से भेद हैं वो उन्होंने इसमें रसिक प्रिया में सिद्ध किए। उन्होंने श्रृंगार के सूक्ष्म पक्षों का विवेचना करते नायिका भेद पर चर्चा की। नायिका भेद कौन कौन से हो सकते हैं? तो नायिकाओं के विविध भेदों की विवेचना की। केशव ने अपने प्रवृत्ति आचार्य द्वारा दिए गए भेदों
को अपना करके उनका विस्तार किया। अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम भरत मुनि को लेते हैं। भरत मुनि ने नायिकाओं के कितने भेद माने? तो भरत मुनि ने नायिकाओं के जो भेद माने, मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूँ। वासक सज्जा, विरोध कंठिता, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोसित बल्तिका, अभिशारिका। ये जो नाम है ये भरत मुनि ने दिया। इनकी जो कुछ प्रवर्ती विद्वान हैं, आचार्य, उन्होंने 3 भेद माने, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। इसके अलावा नायिकाओं के और भी अनेक भेद हैं जो प्रवर्ती आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार हमारे सामने रखा। शो किया है, पर किया है, सामान्य है, मुग्धा है, मध्या है, प्रगल्भा है, धीरा है, अधीरा है, ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है, ऊढ़ा है और अनुड़ा है। ये जो नायिकाओं के भेद हैं, इन भेदों को कवि ने अपनी रसिक क्रिया में महत्व दिया और विविध प्रकार के भेदों को वर्णन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया। तो इन भेदों के आधार पर केशव के बारे में कहा जा सकता है कि केशवदास जी ने नायक और नायिका भेद की विवेचना उन्होंने की है। ठीक है, अब आता है अलंकार विवेचन, रस विवेचन, नायक नायिका भेद विवेचन, और तीसरा बिंदु आता है उनके आचार्यत्व को सिद्ध करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका अलंकार विवेचन। केशव की रामचंद्रिका पर आक्षेप लगाया जाता है कि छंदों का अजायब घर है। उन्होंने इस रचना में अलंकारों को ठूस ठूस करके भर दिया है। तो रामचंद्रिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थियों स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में उन्होंने अलंकारों के प्रति अत्यंत मोह रखा है और परिणाम स्वरूप उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अलंकार और छंदों का प्रयोग किया। तो ये उनका जो मोह है, ये उनके आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। अगर हम कवि प्रिया को देखते हैं तो काव्य के दोषों, कवि प्रसिद्धियों, रीतियों, चित्रकाव्य के भेदों को उन्होंने उदाहरण से स्पष्ट किया है, परंतु इन सब में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्य किया है वह उनके द्वारा किया गया कार्य अलंकार निरूपण है। नायिकाओं के नक्षिक वर्णन में केशव ने अलंकारों का अत्यंत प्रयोग किया है, इसलिए अगर उन्हें अलंकारवादी कहा जाए तो तनिक भी अनुचित नहीं है। उन्होंने अलंकारों में भी कुछ अलंकारों को विशिष्ट माना है। उन्होंने कहा है रचना कोई सी भी हो, अलंकारों का होना अति आवश्यक है, और इस विषय को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित। उनकी ये पंक्ति उनके अलंकार मोह को, अलंकारों की महत्ता को सिद्ध करती है। तो इस बिंदु के आधार पर भी उन्हें उनके आचार्यत्व पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं की जाती है। अगला बिंदु आता है छंद निरूपण। केशव संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने अपने प्रवर्ती पूर्ववर्ती आचार्यों की रचनाओं का अध्ययन किया और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, विचारधारा दी गई, उनका पालन भी किया और उसके साथ साथ उनको विस्तार भी दिया। उनका जो ग्रंथ है छंदमाला,
उसके अंतर्गत उन्होंने 100 से अधिक छंदों की विवेचना की और उन छंदों को उदाहरण सहित समझाया, उनको स्पष्ट किया। छंदों के लक्षण उन्होंने दोहों में प्रस्तुत किए और उदाहरण छंद के अनुसार दिए। 32 अक्षरों वाले अनंग सिकल नामक छंद का कुल 76 तक कुल 76 उन्होंने छंद हैं, उनका इसमें विवेचना किया। उन्होंने वर्णिक और मात्रक दोनों ही प्रकार के छंदों की विवेचना की। इसके अलावा उन्होंने कुछ मौलिकता भी लाई, कुछ मौलिक छंदों का भी निरूपण किया। अगर हम विवेचना करते हैं रामचंद्रिका की, तो उनका रामचंद्रिका छंदों की दृष्टि से विविध प्रयोगों के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। काव्य सिद्धांत हमने अभी अध्ययन किया है रस की दृष्टि से, नायक नायिका भेद की दृष्टि से, अलंकार विवेचन की दृष्टि से, छंद निरूपण की दृष्टि से। अगला बिंदु आता है काव्य सिद्धांत। कवि प्रिया में केशवदास जी ने अपने आचार्यत्व की अभिव्यक्ति के लिए, काव्य रचना के लिए कवि शिक्षा के रूप में अनेक निर्देश दिए और उन्होंने उन बातों को वो संकेत किए हैं जो कवि के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने बाधा के रूप में उपस्थित होती है। तो विद्यार्थियों स्पष्ट होती है कि केशवदास जी ने उन सिद्धांतों को, उन बातों को हमारे सामने लाए जो कवित्व के निर्माण में किन चीजों की सावधानी रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन बाधाओं से बचना है। ये केशवदास जी थे, वो संस्कृत साहित्य की आचार्य की परंपरा का पालन करने वाले विद्वान थे। इसीलिए उन्होंने अनेक स्थलों पर क्या किया, व्यंजकता और वाचकता के लिए निर्देश भी दिए। दो बातों पर इन्होंने ध्यान दिया, व्यंजकता और वाचकता, और उसके इन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने अनेक सुंदर शब्दों की खोज के लिए अथक प्रयास भी किए, मेहनत भी की और निर्देश भी दिए। निर्देश देते हुए क्या कहते हैं वो, ध्यान दीजिए, मैं दो पंक्तियां बोल रहा हूं। चारण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को शोधत फिरत कवि वे बिचारी चोर। काव्य सिद्धांतों की दृष्टि से हम केशव की ओर देखते हैं तो रस, नीति, रीति, छंद, अलंकार, नायिका भेद, इन पर इन्होंने पर्याप्त बल दिया और इन्होंने इनकी विस्तार से चर्चा की। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने अध्ययन किया, निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि केशव का आचार्यत्व बहुत प्रबल था, प्रौढ़ था। उनके अंदर आचार्यत्व के गुण भरे हुए थे और इस बात पर हमें किसी प्रकार की कोई शंका, कोई संदेह, कोई भ्रांति हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए। ये अभी केशव का आचार्यत्व। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे उनकी हृदयहीनता। धन्यवाद।